से खुश हैं कि बहुत खुश हैं कि जो थोड़ी प्रॉब्लम हमें 1-2 दिन रहेगी, लेकिन बाकी जो स्थितियाँ हैं वो सही हो जाएगी। 1-2 दिन जो नोट में परेशानी काफी दिक्कत ये रही कि पेट्रोल पंप पे हम तेल भरवाने गए तो 1000 रुपए का 1000 रुपए का तेल भरा, 500 का नोट दिया तो 500 का तेल भरा, खुले हमने नहीं दिए। तो जाहिर है कि लोग थोड़े से हड़बड़ाए हुए हैं क्योंकि पिछले 2 दिन से उनके पास कैश इतना नहीं था जिससे कि वो रोजमर्रा की खरीदारी कर सकें, लेकिन फिर भी इस कदम को हर कोई ऐतिहासिक बता रहा है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस देवी दयाल जी हैं, जो कि पूर्व सचिव भी रह चुके हैं बैंकिंग विभाग के, और साथ ही हमारे सहयोगी अजमेर से मनवीर सिंह भी जुड़ रहे हैं। देवी दयाल जी, यहां पर समझना चाहेंगे, आप बैंकिंग डिपार्टमेंट से जुड़े रहे हैं और निश्चित तौर पर इस फैसले को हमसे कहीं बेहतर आप डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से इसे देखा जाए इस फैसले को? क्या वाकई काले धन और जो आतंक की फंडिंग को बिल्कुल रोकने में कामयाब होगा ये फैसला? प्रधानमंत्री जी का ये कदम वास्तव में बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय है और मैं समझता हूं पूरे देश के लोगों ने उसको बहुत ज्यादा इसकी प्रशंसा की है। ये निश्चित है कि इससे 2-3 क्षेत्रों में जो काले धन का प्रचार और प्रसार है और काले धन से होने वाले जो नुकसान हैं उन पर रोक लगाई जा सकेगी। ठीक है। पहला तो सबसे पहले ये कि जो अपराधी लोग हैं इस पैसे को इकट्ठा करके और खासतौर से जो आतंकी हैं वो इस पैसे का इस्तेमाल करके अपनी फंडिंग कर रहे हैं आतंकियों की और आपराधिक गतिविधियों की, उस पर लगाम डेफिनेटली लगेगी। ठीक है। दूसरा, जो ये भ्रष्टाचार फैला हुआ था खासतौर से मैं समझता हूँ हमारे प्रशासन में, मतलब राजनीतिक वर्ग में और अधिकारी वर्ग में, इस पर भी इसको बहुत बड़ी लगाम लगेगी क्योंकि जो भ्रष्टाचार के उनका कमाया हुआ धन है उसका उनको कोई उपयोग नहीं हो सकेगा और उनको ये समझ में आ जाएगा कि भ्रष्टाचार आगे नहीं करना चाहिए। जी, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जो पैसा लोगों ने ऑलरेडी ट्रांसफर कर लिया है या किसी दूसरे मोड में गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया है या फिर विदेश भेज लिया है, उसके ऊपर लगाम नहीं लगाई गई है। ये जो पैसा है ये कितनी बड़ी रकम हो सकती है? जो पैरेलल इकोनॉमी की बात हम लोग करते हैं, ये कितनी बड़ी रकम हो सकती है जिससे जो इस कदम से बाहर आ सकती है? मैं समझता हूँ इसमें तो अभी जो शंका है कि कितनी रकम बाहर आ सकती है, क्योंकि जो पैसा बाहर भेज दिया गया उसके बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारी तकनीकी उसमें बाधाएं होती है और तकनीकी उसका प्रोसीजर होता है, तो तत्काल तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हम। तो जो देश में बहुत सारा पैसा काला धन के रूप में है वो निश्चय ही बाहर आ सकता है। ठीक है। और जिन लोगों ने सोना में अपना सामान लगा दिया, जैसे वो तो अपने पास सोना रखेंगे, उसका तो कोई उनके पास हिसाब किताब है नहीं है। उसका हिसाब किताब तो जो सोने के व्यापारी है ज्वेलर्स है उनको देना होगा। तो जिसने खरीद दिया उसने तो अपना धन सुरक्षित कर लिया है, लेकिन जो लोग बाकी रह गए हैं जिनके पास का और वो रकम भी काफी बड़ी हो सकती है। उम्मीद जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं कई लाख करोड़ में बताए जा रहे हैं और वो पैसा सरकार के पास अगर आता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी रकम होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनवीर जुड़े हुए हैं। मनवीर, लोग अपना पैसा बदलवाने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए लगातार उमड़ रहे हैं। आप कहां पर हैं अजमेर में और क्या स्थिति है अभी वहां? देखिए, इस समय हम अजमेर में एसबीआई की मेन ब्रांच में हैं और यहाँ पर जिस तरीके से सुबह लोगों की भारी भीड़ नजर आई थी, अब हालात यूं कहा जा सकता है कि नियंत्रण में है। एक बार नजारे में आपको दिखाना चाहूंगा। ये महिलाओं की कतार है और जितनी सीमित हो चुकी है वो इस बात की गवाही दे रही है कि अब धीरे धीरे करके जिस तरीके का यूं कहा जा सकता है कि बाजार में एक बड़ी हलचल देखने को मिली थी वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगी है। लोग समझने लगे हैं कि हमारे पास केवल आज का दिन नहीं, पूरे 50 दिन है। इन 50 दिनों के अंदर हम कभी भी अपने घर में जो जमा धन है उसको बदलवा सकते हैं, अपने पास जो पैसा है उसको बैंकों के अंदर जमा करा सकते हैं। दूसरी बात कि जब आज सुबह से हम इस पूरी कवरेज पर हैं तो देखने के लिए ये बात सामने आई कि यहाँ पर जितने भी लोग अपना पैसे को बदलवाने या जमा करवाने पहुंच रहे हैं वो या तो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है। अगर अपर मिडिल क्लास की और अपर क्लास की हम बात करते हैं तो वो तमाम लोग अभी तक हमको बैंकों के बाहर नजर नहीं आए। ठीक है। ये इस बात का संकेत है कि जिस उद्देश्य को लेकर के ये बड़ा परिवर्तन सरकार के द्वारा किया गया कहीं ना कहीं वो सही दिशा में था। वो तमाम लोग मनवीर, यही सवाल हमारे विशेषज्ञ देवी दयाल जी से मैं लेना चाहूंगा। उनको हमारे सहयोगी ने जो बात कही है कि जो जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो बैंक में नहीं नजर आ रहे हैं और कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर नोटों को जलाया जा रहा है, काट पीट करके उसे फेंका भी जा रहा है। तो ऐसे में ये माना जाए कि वाकई में जो पीएम ने बात कही है कि जो काला धन है वो अब रद्दी में तब्दील हो गया है पूरी तरह से। देखिए, व्यवहारिक रूप में इस जो डिसीजन हुआ गवर्नमेंट का, ये जो कदम गवर्नमेंट का है,
इससे सामान्य वर्ग को, आम आदमी को इस पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है कि उसके पास ही ज्यादा ये पैसे रहते हैं, 500 के 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000, 5,000 रुपए, और अपने जो रोजाना की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल। हम पैरेलल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम उन व्यापारियों की बात कर रहे हैं। वो व्यापारी अभी इतनी जल्दी आपके सामने नहीं आएंगे जी। वो व्यापारी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, वो व्यापारी ऐसे लोगों से संपर्क कर रहे हैं जो उनका काला पैसा व्हाइट पैसे में बदलने की। क्या उन्हें उम्मीद होगी कि अभी भी सरकार की तरफ से थोड़ी राहत की कोई गुंजाइश है, कहीं कोई बैक चैनल में कुछ बातचीत हो, कोई उन्हें राहत की उम्मीद होगी? जैसा कि अभी आईडीएस चल रहा था, उन्हें शायद उम्मीद होगी अभी। नहीं, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार ने कहा कि सभी प्रकार के काले धन पर टैक्स लगेगा, जो अगर उसको स्रोत को क्लैरिफाई कर सकेंगे उसको 200% पेनल्टी लगेगी। यही बहुत अच्छा कदम है, लेकिन मैं समझता हूँ काले धन के जो विभिन्न स्रोत हैं उन पर भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहला स्रोत जैसे अपराधियों का है कि जो लोग मतलब चोर बदमाश हैं और तमाम तरह पैसा लूटते हैं, जो जाली पैसे आते हैं, आतंकियों की फंडिंग होती है, स्रोत हो गया। दूसरा स्रोत हो गया ये राजनेताओं का, अधिकारियों का। इसमें भी बहुत बड़ा पैसा है राजनीतिक पार्टी के पास है, नेताओं जो नोटों के गद्दे बनाकर सोफे में नोट रखे जाते थे आईएएस के पास में। और ये दूसरी कैटेगरी है जी, इनके साथ तो कोई रियायत नहीं होना चाहिए। तीसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की है जो कि वास्तव में व्यापार करते हैं, कुछ उद्यम करते हैं, कुछ काम करते हैं जी, उन्होंने पैसा कमाया है। और आप जानते हैं कि हमारे देश का बहुत सारा जो कारोबार है जी, वो केवल चेक के माध्यम से या बैंक ट्रांजेक्शन के माध्यम से नहीं होता है, वो कैश के माध्यम से होता है। चाहे वो आड़त बाजार हो, चाहे फुटकर बाजार हो, चाहे सब्जी खरीदने वाले लोग हों, चाहे दुकानदार हों, चाहे और बहुत सारी चीजें, चाहे अपने जो अपने काम करने वाले लोगों को लेन देन का मामला है, चाहे किसी के मजदूरों को लेन देन का मामला है, चाहे दिहाड़ी के मजदूरों लेन देन का मामला है। तो क्या इन्हें बैंकिंग में लाना आसान होगा? तो इन लोगों को अगर हम थोड़ी छूट दें जी, जैसे कहा कि 200% की वो चाहिए, तो मैं सोचता हूँ उसमें इनको छूट दी जा सकती है। बाकी लोगों से आते हैं दो जो फर्स्ट कैटेगरीज हैं अपराधियों की, और जो जिन्होंने बिना किसी मेहनत के काला धन कमाया है। ठीक है, निश्चित तौर पर आप जो बातें कह रहे हैं निश्चित तौर पर सरकार के पास ये कंसिडरेशन में जरूर होगी। और हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी जयपुर से भी जुड़ गए हैं। हम जयपुर चलते हैं और जानना चाहेंगे कि जयपुर में फिलहाल क्या माहौल है। शशि मोहन, क्या हालात हैं जयपुर में? ये जयपुर में भी ऐसे ही हालात हैं। बैंकों के बाहर कतारें लगी हुई हैं, एटीएम बंद होने से लोग परेशान हैं। इस वक्त मैं ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट की साइट पर खड़ा हूं। ये मेन कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां पर आयोजन होना है। किसान भाई प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, वो हमारे साथ में हैं। आप कहां से पधारे हैं और अब तक जो 500 और 1000 के नोट की करेंसी बंद की सरकार ने, उसको एक्सचेंज कराने के लिए आपने क्या कोई कोशिश की? नहीं, अभी तक तो कोई कोशिश नहीं की है। अभी हम यहाँ आए हुए हैं, लेकिन सरकार ने जो किया है वो अच्छा किया है। किसी प्रकार का हमें किसी प्रकार का या किसानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इससे ब्लैक मनी हटेगी मार्केट से और सभी को फायदा होगा। तो किसान किसी प्रकार से कोई परेशान नहीं है। जो ब्लैक मनी वाले हैं वो लोग परेशान है, या फिर शहर के जो लोग हैं वो कुछ हद तक परेशान है, जो इस समय में सब हो जाएगा। एक बात ये भी आई कि किसान के पास तो किसी तरह की ब्लैक मनी होती नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि किसान का सारा ट्रांजैक्शन जो होता है वो नगद में होता है। अभी फसल कटाई हुई है, आपने फसल बेचेंगे या बेची होगी, मूंग गेहूं निकला है, तो उस मूंग का पैसा कैसे जमा कराएंगे? क्या कोई किसी तरह की आपको लगता है परेशानी आ सकती है? अभी तक तो कुछ नहीं लग रहा है ऐसा परेशानी आने जैसा, क्योंकि जो भी लोग हैं जहाँ कुछ बेचना है या किसी ने कुछ किया तो या तो लोग ले नहीं रहे हैं। लोग जान रहे हैं कि यार ये कुछ प्रॉब्लम है, 10 दिन की है, 15 दिन की है या महीने की है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मतलब किसी को परेशानी आई। आप कहाँ से आए हैं और आपकी क्या राय है इस बारे में? देखो, आप मेरी राय थी विकासकारों के बुआई का टाइम चल रहा है, इसलिए थोड़ी बहुत परेशानी खुले छोटे नोटों के लिए हो सकती है, क्योंकि बड़े नोट मान लीजिए जीएसएस या प्राइवेट डीलर नहीं लेता है तो काश्तकारों को खुले पैसे की थोड़ी बहुत दिक्कत, खाद बीज के खरीदने में दिक्कत हो। शशि मोहन, आप इन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि बैंक से बड़ी आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तक 2 दिन से बैंक बंद है, इसलिए उस वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी तो जैसे ही ये नए नोट चालू हो जाएगा और बैंकों का लेन देन चालू हो जाएगा, फिर कोई परेशानी की संभावना कम है। आप यहाँ जयपुर आए तो आपने परिवार में पीछे से किसी को भेजा कि बैंक से पैसे बदलवा लो, क्योंकि अब तो बैंक खुल गए? नहीं, हम तो कल शाम को ही आए थे, ऐसी तो हमने कोई व्यवस्था नहीं की। अच्छा, यहाँ पर ग्राम में जब आप आए तो यहाँ पैसे की व्यवस्था किस तरह से करके लाए? क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास 500 के नोट थे, अब फिर छोटे नोट की व्यवस्था कैसे क्या? वैसे तो क्या, जैसे मान लो पेट्रोल पंप पे गए तो पेट्रोल पंप पे गवर्नमेंट ने कर रखी है कि भाई आप 500-1000 रुपए के नोट ले सकता है। तो मान लो 300 200 का पेट्रोल भरवा लिया, 300 वहां से खुले मिल गए, या 1000 के नोट थी
300 का पेट्रोल भरवा लिया तो 500 700 जो थे वो खुले मिल गए, इस हिसाब से काम चल रहा है। जी शशि मोहन, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हमारे साथ मनवीर भी अजमेर से जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ मनवीर, क्या आपकी तो किसी प्रकार का किसी खर्चा है नहीं किसान का, तो पैसा कहाँ चाहिए? जी मनवीर के पास चलते हैं। मनवीर, क्या आपकी बैंक के अधिकारियों से बातचीत हुई है स्थिति को लेकर के? क्या वो सोचते हैं कि ये जो भीड़ है या जो समस्याएं हैं ये कितने दिनों तक आगे देखने को मिल सकती है और किस तरह से वो इसका सामना करने को तैयार हैं? देखिए, अगर अजमेर के बैंकों की हम बात करते हैं, जैसा बैंक अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि आने वाले एक सप्ताह तक ये रश बैंकों के अंदर जरूर नजर आएगा। जो बैंकों का सामान्य कामकाज है वो प्रभावित हो रहा है, वो सामान्य कामकाज नहीं हो पा रहा। अभी सारे के सारे बैंक अगर किसी एक काम में जुटे हैं तो वो या तो पैसे को जमा करने में जुटे हैं और या फिर पैसे को एक्सचेंज करने के लिए जुटे हुए हैं। इसके बाद जब एक सप्ताह के बाद हालात नियंत्रण में आएंगे, उसके बाद में बाकी का कामकाज होगा। लेकिन ये जो एक सप्ताह का बैंकों का कामकाज है, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया है, और जैसा कि कहा जाता है कि विमुद्रीकरण का टारगेट अगर कोई होता है तो केवल और केवल काला धन होता है। ये जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ये आने वाले समय के अंदर जो एजेंसियां हैं वो बहुत गहनता के साथ में देखेंगी किस अकाउंट के अंदर कितना रुपया जमा हुआ। क्या वो पिछले लंबे समय से ऐसा तो नहीं कि वो डेड अकाउंट था, उसमें अचानक से पैसे की आवक शुरू हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी अकाउंट के अंदर बहुत बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन हुआ। ये तमाम बातें आने वाले समय में उन तमाम चेहरों को उजागर करेंगी जो कि अभी तक पर्दे के पीछे थे। काले धन को लेकर के इस पूरी मुहिम को छेड़ा गया है, तो वो काला धन किस तरीके से सामने आता है, क्या कुछ प्रयास उन तमाम लोगों के द्वारा किए जाते हैं जिनके पास काला धन है, ये फिलहाल एक विचार और मंथन का विषय है। जी बिल्कुल, कि आप ये इसके इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलेंगे। इस पर देवी दयाल जी की टिप्पणी लेते हैं। जी देवी दयाल जी। नहीं, मैं इसके बाद भी कहना चाहता हूँ कि जो डिसीजन हुआ है मैं समझता हूँ उसके इम्प्लीमेंटेशन को बेटर किया जा सकता था। जी इसमें थोड़ी सुधार की आवश्यकता थी। जैसे अभी जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में केवल 500 और 1000 नोट स्वीकार किए जाएंगे, इसमें सारे अस्पतालों में जितने रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी मान होना चाहिए था। मैं समझता हूँ सरकारी अस्पतालों में तो पेमेंट की आवश्यकता पड़ती नहीं है, खाली पर्ची कटानी पड़ती है और कभी 10-20 रुपए कुछ देने होते हैं, 10-20 रुपए देने होते हैं। ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल पड़ती है और प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है, एक चीज बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये हमने रखा है कि कट ऑफ मतलब 3 दिन के अंदर काल इसको डिमोनेटाइज कर दिया गया है, इलीगल कर दिया गया है या तो अवैध कर दिया गया उसको, जो ये 500-1000 के नोट है। लेकिन इसको ट्रांजिशन पीरियड हम दे सकते थे। ठीक है, जब 3 दिन के लिए हम टोल प्लाजा निश्चित तौर पर थोड़ी और बेहतर तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता था। स्वीकार करें, स्वीकार करें, इसमें सारे स्वीकार करें। लेकिन खैर सरकार की ओर से जो ये कदम उठाया गया है, इसमें निश्चित तौर पर कभी भी ये कदम उठाया जाता तो थोड़ी परेशानी होनी जरूरी थी। और एक अच्छी बात है कि जो हमारे दर्शक हैं जिनसे हमारी बातचीत भी हो रही थी वो भी यही कह रहे थे कि उनको थोड़ी परेशानी जरूर हुई है, लेकिन काले धन के खिलाफ जो सरकार की ये मुहिम है वो उसमें उसके साथ है, सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। और हम अपने दर्शकों को लगातार यही बताते रहे हैं कि आपका पैसा आप ही का रहेगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे देवी दयाल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मनवीर और शशि मोहन, आपका शुक्रिया हमारे साथ जानकारी देने के लिए। हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज।